और अगर कैपिटलिज्म पहले से ही वो काम ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे फास्ट कर रहा है, सो वुडंट वी लॉजिकली जस्ट लेट दिस सेम सिस्टम प्ले इटसेल्फ आउट? डिसमेंटलिंग 7 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म। और अगर आपको नहीं पता कि कम्युनिज्म क्या होता है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो ओवर हियर टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स। एंड फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So, the first concept जो कम्युनिज्म कहता है is to view history as an economic class struggle। इतिहास को एक आर्थिक वर्ग संघर्ष के रूप में देखना। So first of all, there are 2 problems with this statement। पहला ये कि इकोनॉमी के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर पे ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक कंपटीशन से अलग हों, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सोसाइटी में इकोनॉमिक कंपटीशन ही हो, कई सोसाइटीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन से भी डेवलप होती हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज कि ये स्टेटमेंट सोसाइटी की एक प्रॉब्लम हायरार्किकल स्ट्रगल की बात करता है, विच इज ट्रू, क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रगल अभी भी और इतिहास में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मगर ये कहना कि यही इतिहास है इज नॉट ट्रू, क्योंकि हायरार्कीज हिस्ट्री से बहुत ज्यादा डीप बायोलॉजी तक जाती हैं। यहाँ तक कि ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को हायरार्कीज में ऑर्गेनाइज करते हैं। और हायरार्कीज के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपने आप को विनर टेक ऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग अरेंज करती है। रफली इसका मतलब ये है कि जो जीत रहा है वो जीतता जाएगा और जो हार रहा है वो हारता जाएगा। और ये चीज मार्क्स की थिंकिंग में इम्प्लिसिटली देखने को मिलती है, क्योंकि मार्क्स का मानना ही था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटल कम से कम लोगों के हाथों में इकट्ठा होना शुरू होगा। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए। अब इस चीज में उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी कि इस स्टेटमेंट में एक्यूरेसी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट टू व्यू हिस्ट्री एज एन इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली ह्यूमन सोसाइटीज से लिंक कर देता है, बजाय कि खुद हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को एज ए प्रॉब्लम पॉइंट आउट करने के, विच इज वे डीपर देन ह्यूमन सोसाइटीज। यहाँ तक कि एनिमल किंगडम में भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। दैट मीन्स इट इज क्लियरली नॉट ओनली ह्यूमन क्रिएशन। और ये कहना कि ह्यूमन बींग्स में हायरार्किकल कॉम्पिटिशन है, तो इसके एविडेंसेस को हम पेलियोलिथिक टाइम्स तक ट्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो एंशिएंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म की देन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म से बहुत पहले ही हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था, और इनफैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आप फिर क्यों क्लास स्ट्रगल को कैपिटलिज्म से लिंक कर रहे हो, जबकि वो एक डीपर प्रॉब्लम है, ना सिर्फ कैपिटलिस्ट के लिए बल्कि लेफ्टिस्ट लोगों के लिए भी, क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बॉटम के लोगों को एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। एंड अनदर थिंग जिसके बारे में मार्क्स बात नहीं करते इज दैट ह्यूमन बींग्स और भी बहुत से कारणों से स्ट्रगल करते हैं, बजाय कि सिर्फ इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल के। जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने अंदर के इविल से स्ट्रगल करते हैं, जो साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल वॉरफेयर के कारण उनसे इविल चीजें कराना चाहता है। इसके अलावा मार्क्स ह्यूमंस के नेचर के साथ खराब रिलेशंस की बात भी नहीं करते। जहां ये सच है कि हायरार्कीज बॉटम के लोगों को पीछे छोड़ देती है, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, वहीं ये भी सच है कि हायरार्कीज रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का बहुत एफिशिएंट तरीका है। और हायरार्कीज सिर्फ पावर के बेस पे फॉर्म नहीं होती। कोई भी सिर्फ दूसरों को एक्सप्लॉइट करके पावर या अथॉरिटी की पोजीशन तक नहीं पहुंचता, बिकॉज इट्स अ वेरी अनस्टेबल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पावर। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट मार्क्स कहते हैं कि हम हिस्ट्री को एज ए बाइनरी क्लास स्ट्रगल के फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे मास्टर्स एंड स्लेव्स, feudal lords and peasants and bourgeoisie and the proletariat। and this is a big problem, क्योंकि आप इतनी आसानी से क्लियर डिवीजन नहीं कर सकते कि कौन से लोग एक्सप्लॉइटर हैं और कौन से लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्योंकि ये इतना आसानी से नहीं दिखता जब हम बात करते हैं लोअर क्लास के लोगों की, जिनके पास कम संपत्ति होती है इन कंपैरिजन विद द एक्चुअल एरिस्टोक्रेट्स। और यही चीज रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के निकली थी। अब होता क्या है कि आप लोगों को बहुत सारी आइडेंटिटीज में बांट देते हो, विच इज ए वेरी इजी थिंग टू डू, और इसके बाद आप एक कॉमन एक्सेस ढूंढ लेते हो जिसके ऊपर के सारे लोग ऑपरेसर हो सकते हैं और नीचे के सारे लोग ऑप्रेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑपरेसर हो सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, या आपके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है जो आपने अपने लाइफ टाइम में एक्यूमुलेट करी हो, या फिर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एजुकेटेड थे या वेल्दी थे, इसी वजह से आप भी वैसी हो, या फिर आप किसी प्रीस्टहुड के मेंबर हो, एटसेट्रा। और ये लिस्ट कि कैसे आपके लिए बुर्जुआजी होना पॉसिबल था बजाय प्रोलेटेरिएट होने के रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, जो कि कारण बना रशियन रेड टेरर के विक्टिम्स के लिए। और ये चीज ज्यादा उभर के सामने आती है यूएसएसआर में कुलक्स के डेमोलिशन से, जो कि नॉर्मल फार्मर्स या पीजेंट्स थे जिन्होंने अपने आप को 40 साल के अंदर सर्फडम यानी गरीबी से बाहर निकाल लिया था और कुछ संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, जिससे वो अपने खेतों में लेबर रख के उनको एज ए एम्प्लॉय काम करवा सकते थे, और इसकी वजह से वो बुर्जुआ क्लास के पार्ट बन गए थे। और जब इन्होंने स्टालिन के फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को मानने से मना कर दिया,
तो इनमें से कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, 1.8 मिलियन लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया और 4 लाख लोगों को मरवा दिया गया। तो मार्क्स का ये बाइनरी क्लास डिवीजन का आइडिया, इसमें सारी अच्छाई प्रोलेटेरिएट की तरफ और सारी बुराई बुर्जुआजी की तरफ हो जाती है, एक एग्जाम्पल है क्लासिक ग्रुप आइडेंटिटी थिंकिंग का। और इसीलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इतना बुरा माना जाता है, क्योंकि जब आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो तो बहुत ईजी हो जाता है ये अज्यूम करना कि दुनिया की सारी बुराई एक ग्रुप के कारण है, जो कि हाइपोथेटिकली ऑपरेसर्स हैं, और दुनिया की सारी अच्छाई एक ग्रुप के कारण है, क्योंकि आप किसी की मॉरल वर्थ को उसके इकोनॉमिक स्टैंडिंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, विच इज अ क्रेजी आइडिया। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट के पास सब कुछ है, दे ओन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो सबको ऑप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि सारे वर्कर्स को। और एक रेस शुरू होगी जब कैपिटलिस्ट कंपटीशन के कारण अपने लेबर से मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे उनके वेजेस कम होते जाएंगे, क्योंकि मार्क्स के लिए लेबर की कॉस्ट और प्रोडक्ट की प्राइस के बीच का डिफरेंस ही कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है, जो कि बाय द वे कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वेज अर्नर्स की सप्लाई धीरे धीरे कम होती जाती है, बट डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ विच पुशेस द मार्केट अपवर्ड्स, रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन द वेजेस। बट द थिंग इज कि हमने सारा एविल पहले से ही कैपिटलिस्ट के ऊपर लेबल कर दिया है और सारा गुड प्रोलेटेरिएट्स के ऊपर, ताकि वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को हाइपोथेसाइज कर सकें, विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, जो कि कोई नॉर्मल रेवोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक हाईली वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, जहां पे हर सोशल स्ट्रक्चर को ओवरथ्रो करने की बात की जाती है। सो द प्रॉब्लम इज, क्योंकि आप इविल को इतना इजीली ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इवन दो आप डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को एस्टैब्लिश कर भी लेते हो, विच इज टेक्निकली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जहां आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट नो एविडेंस कि कैसे आप कैपिटलिस्ट की सारी प्रॉपर्टी को उनसे लेने वाले हो, कैसे कैपिटलिस्ट क्लास को प्रोलेटेरिएट क्लास से रिप्लेस किया जाएगा, जिसके लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कोई प्रोसीजर नहीं है कि वो लोग कैसे चुने जाएंगे, या अगर चुन भी लिए गए तो क्या गारंटी है कि सडनली पावर के एक्सेस से वो लोग करप्ट नहीं होंगे। तो अब हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लेने वाले हैं, एंड दिस इज द फेलियर फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ऑब्वियसली सारे प्रोलेटेरिएट्स गुड नहीं होने वाले। और जब आप लोगों को सेम पोजीशन में डाल दोगे जहां पहले इविल कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, सो व्हाई वुडंट दे बिहेव इन द सेम वे? तो हम ये क्यों ना एज्यूम करें कि उस केस में प्रोलेटेरिएट कैपिटलिस्ट से ज्यादा करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह जहां इस सिस्टम को ट्राई किया गया है वहां एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। Now the fourth concept of Marx is the criticism of profit. मार्क्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट इज थेफ्ट, यानी प्रॉफिट कमाना चोरी करने जैसा है। सो कभी कभार प्रॉफिट थेफ्ट हो सकता है फॉर सम क्रूक्ड कंपनीज, मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट हमेशा ही थेफ्ट होता है, क्योंकि अगर कोई कैपिटलिस्ट एक कॉर्पोरेशन में वैल्यू ऐड करता है, चाहे वो कंपनी को मैनेज करना हो या प्रॉपर्ली कंपटीशन में बने रहना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या एफिशिएंसी बढ़ाना या वर्कर्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, और ये सब करने की वजह से अगर वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, देन इट सीम्स एब्सोल्युटली फाइन एज फार एज आई एम कंसर्न। एंड द अदर थिंग इज कि बिना प्रॉफिट के आप ग्रो कैसे करोगे? अगर आपके पास एक वैल्यूएबल एंटरप्राइज है तो उसे ग्रो करने के लिए यू रिक्वायर सम प्रॉफिट, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू हैव गुड आइडिया एंड नॉट सो इजी टू कम अप विद ए गुड सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, एंड डेफिनेटली नॉट सो इजी टू फाइंड कस्टमर्स एंड सेटिस्फाई देम। और इन सब के बीच में बहुत सारा हार्ड वर्क होता है फॉर विच यू विल नेवर गेट पेड। So the fifth concept of communism is that Marx और Engels ये मानते हैं कि dictatorship of the proletariat, जो कि extremely centralized और highly corrupt हो सकती है, किसी तरीके से hyper productive हो जाएगी, और इसके लिए उनके पास कोई थ्योरी नहीं है कि ऐसा होगा कैसे। तो अगर हम अनुमान लगा के थ्योरी बनाएं, सो इट वुड बी लाइक सारे बुर्जुआजी को खत्म करके उनकी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीनने के बाद आप प्रॉफिट मोटिव को खत्म कर दोगे, और फिर उसके बाद अचानक से प्रोलेटेरिएट का एक स्मॉल परसेंटेज सोसाइटी के सारे डिसीजंस लेगा, इसमें एंटरप्राइजेस को प्रोडक्टिव करना भी शामिल होगा, और वो इतना प्रोडक्टिव होगा कि वो हाइपर प्रोडक्टिव बन सके, और इसके साथ वो लॉजिकली मार्क्सिस्ट थ्योरी के साथ साथ भी चलेगा। इसके बाद वो हर तरीके से सबके लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल गुड्स प्रोड्यूस करने लगेगा, और जब ऐसा होगा तो सब लोग अपना क्रिएटिव काम करना शुरू कर देंगे जिनसे उनको कैपिटलिज्म के अंदर दूर रखा गया था, जिसके बाद मैजिकली एक यूटोपिया फॉर्म हो जाएगा। मगर इसका कोई मेंशन नहीं है कि वो हाइपर प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, और इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो यूटोपिया सबको सूट करे, क्योंकि लोगों के बीच बहुत बड़ी मात्रा में डिफरेंसेस हैं, और इसीलिए किसी के लिए वो यूटोपिया लव हो सकता है, किसी के लिए सोशल बीइंग हो सकता है, किसी के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन हो सकता है, और कोई उसे क्रिएटिविटी भी समझ सकता है, जैसे कि मार्क्स ने कहा। मगर ये कहना है कि यही एक यूटोपिया स्टेट का एंड गोल होगा, बिल्कुल ही बेहुदा बात लगती है।
एंड रशियन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट दोस्तोयेव्स्की के ऑब्जर्वेशंस हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप लोगों को इनफ ब्रेड एंड बटर दे दोगे तो वो अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी से हटकर अचानक से पीसफुल और हेवनली हो जाएंगे। सो दोस्तोयेव्स्की सेज दैट वी वर बिल्ट फॉर ट्रबल, और अगर हमें सब कुछ सिल्वर प्लेट में परोस के दे दिया जाए तो द फर्स्ट थिंग वी वुड डू इज टू एंगेज इन सम फॉर्म ऑफ ए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन just to something unexpected could happen so we could have the adventure of our lives. Now the sixth concept of Marx is कि दुनिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा सिस्टम नहीं रहा जो कि मटेरियल कमोडिटीज प्रोड्यूस करने में इतना इफेक्टिव हो जितना कि कैपिटलिज्म है, और ये बात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बार बार लिखी गई है जिससे मार्क्स और एंगल्स दोनों एग्री करते हैं। तो अगर कम्युनिज्म का एम ये है कि सबके लिए मटेरियल सिक्योरिटी होनी चाहिए और जिसे हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अचीव करें, और अगर कैपिटलिज्म पहले से ही वो काम ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे फास्ट कर रहा है, सो वुडंट वी लॉजिकली जस्ट लेट दिस सेम सिस्टम प्ले इटसेल्फ आउट? एंड नाउ द सेवंथ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स इज दैट मार्क्स सोचते थे कि इनएविटेबली कैपिटलिज्म की वजह से अमीर और ज्यादा अमीर होते जाएंगे और गरीब और ज्यादा गरीब होते जाएंगे, जिससे कि भयानक इनइक्वालिटी होगी। सो पहली चीज तो ये कि हमें नहीं पता कि ह्यूमंस का एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे सेटअप करें जहां बिल्कुल भी इनइक्वालिटी ना हो, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई नहीं कर पाया है इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट। और ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमीज के कंपैरिजन में जो लेस फ्री मार्केट इकोनॉमीज हैं उनमें ज़्यादा इनइक्वालिटी है। और कैपिटलिज्म की खास बात यह है कि भले ही वो इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करता हो, जो कि वो बिल्कुल करता है, उसके साथ साथ वो वेल्थ भी प्रोड्यूस करता है, मगर बाकी सारे सिस्टम्स सिर्फ इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। और फ्री मार्केट इकोनॉमी में पुअर पीपल पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की तुलना में सबसे ज्यादा तेजी से अमीर होते हैं या गरीबी से बाहर निकलते हैं इन कंपैरिजन विद एनी अदर टाइप ऑफ इकोनॉमी। So it is true that richer are getting richer, but it is also true that poor are getting richer too. So that was it in this video. Thank you so much for watching it till the end. And if you want this video to go to more people, then please hit the like button on the video and do let me know your views on this in the comment section, and I will see you in the next one. Bye bye.